वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 26 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में है। अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए एक नए चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया जिनका नाम है विजय संपला। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इंडिया में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए वर्क करती है। मतलब साफ है, इसका जिक्र हमारे संविधान में है। तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 338 इस बारे में चर्चा करता है। इनका मेजर फंक्शन ये होता है कि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए प्रयासरत रहें और कोशिश करें कि उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनका विकास हो। इस बॉडी के हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली एक स्पेशल ऑफिसर की बात की गई थी आर्टिकल 338 में, जिनको काम दिया गया था कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटीज़ हैं उनके सेफगार्ड के लिए काम करेंगे कंबाइंड रूप से। तब इन्हें डेजिग्नेशन दिया गया कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। लेकिन 1990 में हमारे संविधान में 65th अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट में ये जो पहले एक इंडिविजुअल हुआ करते थे, जो कमिश्नर हुआ करते थे, उन्हें मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट किया गया और उसके साथ ही साथ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एग्जिस्टेंस में आया। ये दोनों के लिए ही, दोनों कम्युनिटीज के सेफगार्ड के लिए वर्क करते थे। तो ये जो कानून है वो 1990 में आता है, आर्टिकल 338 को अमेंड कर देता है। फर्दर 2003 में एक और अमेंडमेंट आता है जो था 89th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के जरिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के सेफगार्ड की जिम्मेदारी एक ही कमीशन को दी गई थी, उसे अलग अलग कर दिया गया और ये दोनों सेपरेट कमीशंस 2004 से फंक्शन करने लगे। दोनों के नाम अब अलग हो चुके थे। इस संशोधन के जरिए आर्टिकल 338A जोड़ा गया जिसने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को एक सेपरेट बॉडी बना दिया। बाकी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया गया और वो अब शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेसिफिकली वर्क करने लगे। बात करते हैं एनसीएससी के कंपोजिशन के बारे में। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील होता है। अब ये शब्दावली आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन मेनी ऑफ द पीपल इसका मतलब नहीं जानते। देखिए, इसका मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। वारंट का मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से है जिसके माध्यम से इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब यह है कि राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से इनके अपॉइंटमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं और राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल सील को इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए। तो यह मतलब हुआ बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इंडिया में कई सारे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, लेकिन वो सारे अपॉइंटमेंट लेटर्स को फिजिकली साइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करने लग जाएं तो शायद वो आधे दिन बैठकर अपॉइंटमेंट लेटर्स को साइन कर रहे होंगे। फिर तो आप उन्हें एक बंडल यूपीएससी मींस की कॉपीज भिजवा दीजिए, वो बैठकर उसे चेक करें। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके पास और भी काम है, इसीलिए वो सचिव को ऑथोराइज करते हैं कई सारे अपॉइंटमेंट्स उनकी ओर से करने के लिए। लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स अंडर हिज हैंड एंड सील होते हैं वो उस अपॉइंटमेंट की इंपॉर्टेंस को पोर्ट्रे करते हैं। अब फंक्शंस की बात करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किसी भी ऐसे मुद्दे को मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट करते हैं जो शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ हो। अगर कोई कंप्लेन आई है शेड्यूल कास्ट की ओर से तो उसे इंक्वायर करते हैं, उनके राइट्स को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना है। फर्दर वो प्रेसिडेंट को रेगुलरली रिपोर्ट भी करते हैं कंट्री में जो भी सेफगार्ड मैकेनिज्म्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उस बारे में। रिकमेंडिंग स्टेप्स भी बताते हैं कि कैसे हम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को और आगे ले जा सकते हैं। कोई भी काम जो उनके वेलफेयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट या एडवांसमेंट से जुड़ा हुआ है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है। ये सिमिलर फंक्शंस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी परफॉर्म करते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा क्योंकि आप ये भूल सकते हैं। इसके पहले ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सेम फंक्शंस परफॉर्म करते थे, लेकिन 2018 में 102nd अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक सेपरेट कमीशन का गठन किया गया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अब सोलली शेड्यूल कास्ट के लिए और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये सारी बातें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्रिक्स फाइनेंस एंड द सेंट्रल बैंक मीटिंग के बारे में है।
इंडिया ने अभी हाल ही में वर्चुअली इसकी मीटिंग को होस्ट किया है। अपनी चेयरमैनशिप में इंडिया ने पहली बार इस मीटिंग को होस्ट किया है। इसे को चेयर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरी थे उनके द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्यूटी गवर्नर के द्वारा। कुछ अदर पार्टिसिपेंट्स भी रहे, जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उसके फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के जो डिप्यूटीज थे ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से। मीटिंग के दौरान कई सारे मुद्दों पर बात की गई, लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक और कोविड-19 को लेकर जो रिस्पॉन्स रहा है उस पर चर्चा की गई। सोशल इंफ्रा में फाइनेंसिंग लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन में फाइनेंसिंग की बात की गई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देने की बात की गई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी रिव्यू किया गया, चर्चा की गई। और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनमें जो फिनटेक का मुद्दा है उसे भी डिस्कस किया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बात की गई। ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट पर भी बात हुई। ब्रिक्स का जो कंटिजेंट रिजर्व है इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में, ताकि वो कंट्रीज़ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हैं उनको मदद दी जा सके, लिक्विडिटी या फिर प्रिकॉशनरी इंस्ट्रूमेंट उनको सुझाया जा सके कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से कैसे निकल सकते हैं। एक तरीके से ये IMF को कम्पीट करने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। वो भी क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के समय में जो भी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उसके साथ साथ मदद देते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स एक्चुअली में ब्रीफ नाम है 5 कंट्रीज़ के पहले लेटर्स को लेकर, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2001 में इस पर पहली बार बात की गई कि इन 5 देशों को एक साथ मिलकर आना चाहिए। गोल्डमैन सैक जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है USA का, उसके एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नेल, जिन्होंने इस बारे में बात की थी। फॉर्मली इसकी जो पहली मीटिंग थी वो 2009 में रसिया में हुई, लेकिन तभी मीटिंग ब्रिक की थी, मतलब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं आया था। 2010 में जब मीटिंग हुई तो साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया और तब ये फॉर्मली ब्रिक्स बन गया। ये दुनिया की 42% पॉपुलेशन को कवर करता है, 23% ग्लोबल GDP और 17% वर्ल्ड ट्रेड को कवर करता है, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट बॉडी बन जाती है ये। चेयरमैनशिप जो है वो एनुअली रोटेट करती है ब्रिक्स के फॉर्म में। अगर एक बार ब्राज़ील की है तो फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका का नंबर आएगा। ये साइकिल घूमती रहती है। ये सारी बातें ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक मीटिंग के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव यानी कि दिवाली के बारे में है। अभी जो इनिशिएटिव है ये वाटर रिलेटेड चैलेंजेस के सॉल्यूशन को लेकर है, जिसमें इंडिया और नीदरलैंड आपस में कोऑपरेट करेंगे। लोकेशन देखिए नीदरलैंड की, ये है यूरोप। यहाँ पर आपको नीदरलैंड दिख रहा है, ये बेल्जियम है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस, UK, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। लोकेशन आपने देख ली। यहाँ पे देखिए कंसोर्टियम ऑफ एक्सपर्ट्स आपस में मिलेंगे और देखेंगे कि नीदरलैंड से जो सॉल्यूशंस ऑप्ट किए हैं वाटर चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए वो इंडिया में कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं, उसका फ़ायदा इंडिया कैसे उठा सकता है। दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे। अब आपको इसे याद ऐसे रखना है, बाद में भूल ना जाए, इसलिए बता रहा हूँ कि दिवाली पे इंडिया में एयर पोल्यूशन का मुद्दा उठता है और होली पे वाटर वेस्ट का। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, दिवाली पे एयर पोल्यूशन का मुद्दा उठता है, लेकिन इस दिवाली इनिशिएटिव में बात पानी की हो रही है, हवा की नहीं। तो आप अपोजिट करके याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स के बारे में है। एक्रीडिटेड का मतलब होता है स्वीकृत और इन्वेस्टर्स का मतलब होता है निवेशक। सेबी ने अभी हाल ही में कमेंट्स मांगे हैं एक प्रपोजल के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो इंडिया में भी एक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में। अब ऐसा क्यों किया गया है, इस पर जाने से पहले मतलब समझते हैं। एक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स होते कौन है? एक लाइन में अगर मैं बात कहूं तो ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है और उन्हें फाइनेंशियल मार्केट की समझ भी है, उन्हें सेबी एक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स का दर्जा दे देगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो नए वेंचर्स में पैसे लगा सकें, स्टार्टअप में पैसे लगा सकें। क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो अगर नया वेंचर फेल हो गया और उनके पैसे डूब गए तो वो उसे बियर करने की रिस्क बियरिंग एबिलिटी उनके पास हो। अगर कुछ ऐसे लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं जिनके पास बहुत कैपिटल नहीं है, उनका पैसा डूब जाता है, तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। देखिए इंडिया में ये एक्रीडिटेड इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट अभी है नहीं, लेकिन कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज में है, लाइक USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर ऐसा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये आया क्यों था? 2008 में सबप्राइम क्राइसिस आया था। उसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि उन लोगों ने अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में पैसे लगाए। जैसे इंडिया में BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, यहाँ पर कंपनीज लिस्ट होती हैं और उनमें कोई व्यक्ति पैसे लगा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे वेंचर्स में पैसे लगा देते हैं जो लिस्टेड नहीं होते, उनके बारे में पब्लिक डोमेन में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो वेंचर्स कई बार फेल हो जाते हैं तो लोगों को नुकसान हो जाता है। सेबी चाहती है कि ऐसे वेंचर्स में केवल वही लोग पैसे लगाएं जिनके पास इनफ अमाउंट है। तो कुल मिला के ये इन्वेस्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हों, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हों, जिनके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी हो, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन रखते हों इन्वेस्टमेंट को लेकर, उन्हें पता हो कि कौन सी कंपनी फायदे में जाएगी, कौन सी नुकसान में जाएगी। जनरली वो ऐसी कंपनीज में पैसे लगाने के लिए अलाउड होते हैं जो
स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ना हो। इसके लिए उनके पास सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट कुछ होती है कि उनके पास एक मिनिमम इनकम हो, नेटवर्थ हो, एसेट साइज हो, ताकि वो रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी रखते हो। तो ये तो पूरा मामला आपको समझ में आया कि ये कौन से लोग होते हैं जिन्हें ये दर्जा दिया जाएगा। सेबी का प्लान है वो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाएंगे कि इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियंस और फॉरेन एंटिटीज कौन ये इन्वेस्टर का दर्जा ले सकते हैं। ये अलाउ करेगा किसी भी इन्वेस्टर को 1 साल के लिए कि वो रिस्की वेंचर्स में पैसे लगा सकता है। इवेलुएट कर लिया जाएगा उनके पास कितना वेल्थ है, कितना एसेट है। कुछ एक्रेडिटेशन एजेंसीज बनाई जाएंगी जो इस चीज का पूरा इवेल्युएशन करेंगी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे इंडिया के स्टार्टअप्स को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो अब नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होंगे वहां पर फ्रीली वो इन्वेस्ट कर पाएंगे बिना किसी रेगुलेशन के, काफी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और कुछ ये जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो केवल कुछ इंडिविजुअल्स के लिए होंगे जिनके पास इनफ एसेट्स हैं, क्योंकि नए वेंचर्स में रिटर्न ज्यादा आता है तो लोग थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसको। तो कई सारे इसके फायदे होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के बारे में है, आईकोल्ड। आईकोल्ड के ऊपर एक सिंपोजियम को इनॉग्रेट किया गया मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के द्वारा, जहां पर बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा कि कैसे लार्ज डैम्स को लेकर सिक्योरिटी या स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। ये इनिशिएटिव बहुत पहले का है। आईकोल्ड एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉलेज एक्सपीरियंस डैम इंजीनियरिंग में शेयर करता है। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। आईकोल्ड को 1928 में बनाया गया था। अभी 100 देशों से लगभग 10,000 इंडिविजुअल्स इसके मेंबर हैं। कौन लोग होते हैं मेंबर? वह इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, जो गवर्नमेंट के साइंटिस्ट हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टिंग फर्म्स, यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज, ये सभी लोग इसकी मेंबरशिप अवेल करते हैं। नॉलेज शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म है ये आईकोल्ड। स्टैंडर्ड से सेट करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि अगर बड़े डैम्स बन रहे हैं तो किन किन चीज़ों को फॉलो किया जाए। ये सारी बातें इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैंक चेक कंपनी के बारे में है। अभी एक न्यूज़ आई, अमेरिका की एक कंपनी है RMG एक्विजिशन कॉर्प 2, वो इंडिया की एक रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी को एक्वायर करने वाली है जिसका नाम है रीन्यू पावर। और ये एक्विजिशन वो ब्लैंक चेक कंपनी के माध्यम से कर रहे हैं। इन ब्लैंक चेक कंपनीज को स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी या स्पैक भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, 2 तरीके होते हैं कंपनी बनाने के। एक तो आप अपनी एक बढ़िया सी कंपनी तैयार करिए, उसमें किसी चीज का प्रोडक्शन शुरू करिए, अपना रेवेन्यू दिखाइए और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से लोगों से कहिए कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। दूसरा एक तरीका होता है स्पैक, जिसमें आप एक वेंचर क्रिएट करते हैं, एक कंपनी, और उस कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोगों से कहते हैं कि हम एक नई कंपनी का एक्विजिशन करेंगे इस पार्टिकुलर सेक्टर में, आप हमें पैसे दीजिए। लोग पैसे देंगे एक कंपनी के एक्विजिशन के लिए। यह वेंचर तैयार किया गया है स्पेसिफिकली एक नई कंपनी को खरीदने के लिए। सब लोग अपने पैसे लगा देंगे और बाद में सीधा एक नई कंपनी को खरीद लिया जाएगा। और जिन लोगों ने पैसे अपने लगाए हैं वो एक स्पेसिफिक शेयर या फिर डिबेंचर ले सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसे ब्लैंक चेक इसलिए कहा जाता है बिकॉज जब ये कंपनी पैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से लेती है तब यहां पर ना तो कोई रेवेन्यू होता है और ना ही उनके पास कोई प्रोडक्शन होता है। वो तो एक्विजिशन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं, इसीलिए इसे ब्लैंक चेक कंपनी कहा जाता है। ये फर्म को एक्वायर करने के लिए तैयार की जाती है, मनी रेज करते हैं, जबकि इनके पास कोई ऑपरेशन या कोई रेवेन्यू नहीं होता है। एक बार इनके पास मनी आ जाती है तो उसे एक एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया जाता है। एस्क्रो अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो दोनों पार्टी से अलग रखा जाता है। एक पार्टी है इन्वेस्टर्स, पब्लिक जो पैसे दे रही है, दूसरी पार्टी है ये ब्लैंक चेक कंपनी। तो पैसा एक तीसरे अकाउंट में रखा जाएगा ताकि धांधली ना हो। उस पैसे का इस्तेमाल उसी पर्पज से किया जाए जिसके लिए वो इकट्ठा किया जा रहा है। 2 साल के भीतर अगर एक्विजिशन नहीं किया गया तो लोगों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंस ये है कि इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टमेंट में अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें ज्यादा फायदा होगा क्योंकि जो लोग पैसे ले रहे हैं वो एक्सपर्ट है, उन्हें पता है कौन सी कंपनी को एक्वायर करना है। ये एक नया तरीका है कंपनीज को स्टार्ट करने का या IPO ऑफर करने का। इसमें स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं कंपनीज के एक्विजिशन में। सेल कंपनीज कई बार कंपेयर कर दी जाती हैं ब्लैंक चेक कंपनीज से। सेल कंपनीज ऑन पेपर कंपनीज होती हैं, उनका इस्तेमाल कई बार इलेजिटिमेट पर्पज से किया जाता है। दिखाया जाता है कि कंपनी काम कर रही है, इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, बट वहां पर कुछ होता नहीं है। आप देखने जाएं तो हो सकता है एक फ्लैट के 2 कमरे मिले कंपनी के नाम पर। तो इनका इस्तेमाल अक्सर धांधली के लिए किया जाता है। हालांकि ब्लैंक चेक कंपनीज के रेगुलेशंस USA में हैं, जो कंपनी इंडिया में ऐसा एक्विजिशन कर रही है, ऐसा पहली बार है कि कोई ब्लैंक चेक कंपनी इंडिया में किसी कंपनी का एक्विजिशन कर रही है। एस्क्रो अकाउंट थर्ड पार्टी अकाउंट होता है जहां पर दोनों पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती और एक तीसरे अकाउंट में विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पैसा डाल दिया जाता है। जब सारे पैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आ जाएंगे तो फिर एक्विजिशन के लिए ही इस पैसे को निकाला जाएगा। रियल स्टेट ट्रांजेक्शंस में अक्सर एस्क्रो अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है।
ये सारी बातें ब्लैंक चेक कंपनी के बारे में। यहां पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। नेशनल कमीशन फॉर एससी, इसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर होते हैं। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था फोर्टिलेजा डिक्लेरेशन के माध्यम से 6th बिम्स्टेक समिट के दौरान। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, ये अलाउड होते हैं ऐसी ट्रेड सिक्योरिटीज में जो हो सकता है फाइनेंशियल अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड ना हो। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जब डाउनलोड करेंगे तो इसका सही जवाब यहां पर लिखा होगा। आज के सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।